नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। एक आमंत्रण पत्र पर हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। हमारे द इंडिया टॉप के दफ्तर पर लोजपा के एक प्रवक्ता इस आमंत्रण पत्र को पहुंचाते हैं। 12 सितंबर को बरसी मनाई जा रही है रामविलास पासवान की, और यह जो आमंत्रण पत्र है यह सिर्फ हमारे पास नहीं, बिहार के तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं, बड़े नेता, छोटे नेता, सभी के पास आमंत्रण पत्र भेजा गया है। आमंत्रण पत्र में देखिए खूबी क्या है आमंत्रण पत्र की। अभी कुछ ही दिन पहले लोजपा में टूट हुई है, पारस खेमा अलग हो गया। जो चिराग पासवान है वो आरोप लगाए कि चाचा उनके साथ दगाबाजी कर दिए, धोखाबाजी कर दिए। लेकिन पत्र में जो शोकाकुल परिवार है उसमें सबसे पहला नाम और बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री। उसके बाद कृष्णराज, फिर प्रिंस राज, और उसकी दाईं तरफ चिराग पासवान लिखा हुआ है। यानी चिराग पासवान अपने परिवार को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अपने परिवार को आज भी एक साथ लेकर चल रहे हैं। भले ही उनके चाचा उनके साथ गलत किए हों, लेकिन वो गलती नहीं करना चाहते। जितना सम्मान, जितना इज्जत उनको अपने पिता के लिए है, उतना ही अपने चाचा के लिए है। अब इसी बीच आज एक और खबर आई कि 11 तारीख को, यानी कल, पशुपति कुमार पारस जो हैं वो पटना पहुंच जाएंगे, और 12 तारीख को जब कार्यक्रम है, बरसी तिथि है, तो 1 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और उस समय पशुपति कुमार पारस वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ 3 मांग उन्होंने रखा है। पहला मांग है कि भारत रत्न मिले उनके बड़े भाई रामविलास पासवान को, यानी चिराग पासवान के जो पिता हैं उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरी मांग कि हाजीपुर में, जो कि लोकसभा सीट जहां से रिकॉर्ड मतों से जीते थे कभी रामविलास पासवान, वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की जाए। और तीसरी, दिल्ली के किसी भी स्थान पर उनका स्मारक बनाया जाए। ये 3 मांगे उन्होंने रखी है। लेकिन इस सब के बीच कल शाम हमने देखा, वो वीडियो भी हमने देखा, आदेशपुरी ने ही वो खबर किया था कि लालू प्रसाद यादव से भी मिलने पहुंचे चिराग पासवान, सभी नेता से वो मिल रहे हैं, पक्ष विपक्ष नहीं देख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर है, 2 बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, हमने देखा कि 2014 में जब से एनडीए की सरकार बनी, आज तक, अभी तक इतनी बड़ी टूट हुई, चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, कमजोर पड़ गए, पिता नहीं है, बेसहारा हो गए। इसके बावजूद आज तक उन्होंने एक भी बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं दिया। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी की चुप्पी इस पर क्या कहती है और ये चुप्पी क्यों है? और दूसरा जो सवाल है कि भले ही रामविलास पासवान अभी राजनीतिक गलियारों में नहीं दिखते हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कभी वो साथी रहे हैं नीतीश कुमार के, कभी वो साथी रहे हैं लालू प्रसाद यादव के, कभी वो साथी रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, कभी वो साथी रहे हैं शरद यादव के। एक बैच के ये नेता माने जाते थे। मंडल कमीशन को पास करवाने में बड़ा उनका रोल रहा था, जिसके लिए नीतीश कुमार उन्हें धन्यवाद भी किया करते थे। तो आखिरकार अगर चिराग पासवान से उनकी नाराजगी है भी, अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उनके साथ गलत किया भी, जैसा वो बताते हैं, तो इसका जो बैर है, जो एनिमिनिटी है, वो रामविलास पासवान से क्यों निकालना? चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार उनसे मिलना नहीं चाहते, उनको समय नहीं देते हैं। इस पर हमें चर्चा करना है कि आखिरकार मामला क्या है। पहले हम शुरुआत करेंगे उन 3 मांगों से, और साथ साथ नरेंद्र मोदी जो इस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं उसके ऊपर। क्या आदेश जी, क्या कहना है इसमें? देखिए, 3 मांग है, तो उसमें मुझे लगता है कि पहला मांग तो मुश्किल है, भारत रत्न, लेकिन बड़े भाई थे और मांग उनका अपना है, भाई के लिए मांग सकते हैं, दलितों के बड़े नेता थे, लेकिन चांस कम है। दूसरा है पटना और हाजीपुर में मूर्ति लगवाने का, ये आराम से होगा, ये कराया भी जाएगा, और मुझे विश्वास है कि इसे लोजपा ही करवाएगी। चांस कम। उसके पहले जरा पहले वाले पे चले जाते हैं कि भारत रत्न मिलने का क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, और क्यों चांसेस कम बताई जा रही है? जो बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, भारत रत्न भी नहीं मिलेगा, मतलब क्यों ये बात चल रही है? देखिए, भारत रत्न की विशिष्ट सेवा के लिए जो एक होता है कि बहुत बड़ा योगदान आपने दिया हो, जो भारत के इतिहास में जो आपके नाम से जुड़ा हो, जैसे अभी तक जिनको भी दिया गया है वो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रहे हैं। रामविलास पासवान एक कहें तो बस एक पॉलिटिशियन रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, और इनके साथ कोई दूसरा बहुत बड़ा उपलब्धि जो है समाज सुधारक या इससे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा नहीं रहा जिसके कारण से इसका चांसेस कम होता है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि जो एक दबाव समूह होना चाहिए, एक दबाव समूह होना चाहिए सरकार में, और
बिहार में जब महादलित का गठन हो गया तो एक तरह से ये सिर्फ पासवानों के नेता रह गए। तो एक दलित पर जो एक छत्र राज जो इनका हुआ करता था वो बाद में कम हो गया। तो इसलिए इनको एक दलित रूप चेहरा के रूप में भी जो पूरे दलितों का जो नेता बन सके वैसा पहचान खत्म हो गया। इस कारण से मुझे लगता है कि इन पर विचार नहीं किया जाएगा। भारत रत्न देने के लिए मूर्ति आराम से लगेगा, मूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है। स्मारक भी है, स्मारक पर मुझे शक लग रहा है क्योंकि स्मारक जब उनके बेटे को वहाँ पर बंगला खाली करने के लिए कहा जा रहा है तो स्मारक पर भी मुझे शक लग रहा है। और जैसा अभी रिलेशन है चिराग पासवान से, जिस तरह इग्नोर कर रही है बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि इन मांग पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, 14 से सरकार बनी है, आज तक कोई भी तलखी, किसी तरह का टीका टिप्पणी, किसी तरह का कोई बैड इंप्रेशन सरकार के खिलाफ या खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिराग पासवान ने तो नहीं दिया है। तो फिर आखिरकार बीजेपी का इस तरह का क्यों व्यवहार हो रहा है? देखिए, बीजेपी, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ये सिचुएशन आया कैसे, ये सबसे पहले देखना चाहिए। इसमें देखना चाहिए कि 2020 का इलेक्शन इसका सबसे बड़ा काटा बना। नीतीश कुमार पार्टी तोड़े और एक जो सांसदों का ज़्यादा वाला वर्ग था, 5 सांसद जो थे वो चले गए पारस के साथ और उनको समर्थन कर रहे थे नीतीश कुमार। भले ये सामने से नहीं आया लेकिन इंटरनली सब कोई जानता था कि नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए बिहार में सरकार को बचाने के लिए इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी ने फैसला लिया कि हमें पारस के साथ जाना चाहिए और यही कारण है कि चिराग पासवान को इग्नोर किया गया, लेकिन उन्हें साइड नहीं किया गया। अभी तक एक भी बयान बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान के खिलाफ नहीं दिया गया है। तो हाँ, तो एक जो है इस सिचुएशन के हिसाब से बीजेपी जो है अपना कार्ड खेल रही है। अभी देख रही है कि बिहार में सरकार भी है हमारी, अगर पारस को नहीं अपनाया जाता तो खटास आ सकता था। दूसरा है कि 16 एमपी जदयू के हैं केंद्र में, फिर से 5 एमपी लोजपा के हैं और चिराग अकेले हैं। तो एक जो गणित देखा जाता है तो गणित के हिसाब से पारस गुट जो है वो ज़्यादा मजबूत था और यही कारण है कि न चाहते हुए भी चिराग को साइड करना पड़ा। साइड नहीं करना पड़ा, अनदेखा किया जा रहा है उन्हें और समय पड़ने पर उनको फिर से बुलाया जा सकता है। ये ऐसा है क्योंकि चिराग पासवान का जो है बिहार में जनाधार है, ये सब कोई जानता है, बीजेपी भी जानता है कि रामविलास के वारिस वही हैं और इतिहास रहा है कि बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को भाई को उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है, बेटे को ही माना जाता है। तो चिराग पासवान को ही जाएगा। तो आगे भविष्य के 24-25 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें फिर चिराग पासवान की ज़रूरत होगी, तो इसलिए उनके खिलाफ कुछ ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बताएं कि आपको चिराग पासवान जो हैं वो लगातार समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, तो ये भी बीजेपी जान रही है और इसका हो सकता है समय पर इनको इनाम भी मिले। तो मतलब आज भी अगर हम कहें तो दलित को छोड़ देते हैं, जो इंटैक्ट पासवान वोट है, चाहे जितना भी प्रतिशत हो बिहार में, वो एकदम मतलब चिराग पासवान के साथ कन्फाइंड है, ऐसा लग रहा है। जैसा वो आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह घूम रहे हैं, जिस तरह उनको जन समर्थन मिल रहा है और उनके चाचा ही जब हाजीपुर जाते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, जिससे तो देख के लगता है कि जो वोटर हैं वो चिराग से जुड़ रहे हैं, न कि पशुपतिनाथ पारस से जुड़ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि इतिहास रहा है कि कहीं कभी भी जो राजनीतिक दल का जो है अगला वारिस जो है, अगर परिवारवादी जो है, अगर कोई समाज जो है पार्टी जो है, तो उसमें बेटा को ही मिलता है, भाई को नहीं मिलता है। चाहे आप देख लें यूपी देख लें, चाहे आप देख लें महाराष्ट्र में देख लें, चाहे आप बिहार में ही देख लें लालू यादव, तो इन लोगों में बेटा को ही मिलता है, भाई को नहीं मिलता है। चलिए, लालू यादव का आपने जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे मन में भी है और बिहार के जनता के मन में भी रहता है, लोग इस पर चर्चा भी करते हैं। तेजस्वी युवा नेता हैं, उनके टक्कर में, उनके काट में आखिरकार जो मौजूदा सीएम है, इन्होंने तो ये डिक्लेयर भी कर दिया नीतीश कुमार ने कि मेरा अंतिम चुनाव है। जो अगला पीढ़ी तैयार हो रहा है उसमें कई लोग ये बात कहते हैं कि बीजेपी प्रोजेक्ट कर सकती है चिराग पासवान को, इसलिए भी चिराग पासवान फिलहाल तेजस्वी पर चुप्पी साध लेते हैं। ये बात कितना तथ्यात्मक है और जमीन पर ये कितना मतलब लागू किया जा सकता है, कितना इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है बीजेपी आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो किसी पार्टी का नहीं रहता है कि हम किसी दूसरे दल के नेता को बनाएं। क्योंकि युवा है तो युवा का जो काट होता है युवा ही होता है। देखिए, ऐसा नहीं है, बीजेपी कैडर में कोई नेता अभी यंग नहीं दिख रहा है उस तरीके से, सब बूढ़े हो चुके हैं। देखिए, नेता आ जाता है, हाँ, ये हो सकता है कि सिचुएशनल कंडीशन कभी आए तो चिराग पर कभी दाव खेला जा सके,
लेकिन बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी के नेता हैं बिहार में, तो ऐसा कोई सोच नहीं है। हाँ, ये है कि अपना वोट बैंक को साधने के लिए चिराग पासवान एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं। चिराग पासवान जो हैं युवा हैं, आपने कहा, उनका अभी तक जो शैली रहा है, जो अभी तक का राजनीति रहा है, वो काफ़ी सही रहा है। सबसे बड़ा बात मैं बताऊं कि चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा में एक के स्टैंड पर खड़ा रह के दिखा दिया कि जो कमिटमेंट करते हैं उस पर खड़े रहते हैं वो। आप देखिए कि किसी से गठबंधन न करके, लेकिन वो अकेले खड़े रहे और नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले रहे। अभी भी उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, लेकिन बावजूद इसके वो अभी नीतीश के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, अपने बातों पर टिके हुए हैं, किसी भी तरह का उन्होंने समझौता नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और इससे कारण उनका जनाधार जो है और मजबूत हुआ है और युवा पीढ़ी उनसे काफ़ी प्रभावित भी, उनको पसंद करती है। तो हो सकता है बीजेपी इसका लाभ ले, लेकिन ये नहीं है कि कोई दल जो है उसका प्रायोरिटी होगा कि हम किसी दूसरे दल के नेता को सीएम बनाएं। सिचुएशन ऐसा होगा, गठबंधन का समय है, बिहार में गठबंधन से सरकारें बनती हैं, हो सकता है कि वैसा सिचुएशन आए तो उनको बनाया जा सकता है, लेकिन ये अभी श्योर नहीं है। श्योर नहीं है। चलिए अब हम चर्चा के केंद्र में आते हैं, जो मुख्य बिंदु जिस पर हम बैठे हैं चर्चा करने, नीतीश कुमार। दुश्मनी अगर है भी तो चिराग पासवान से हो सकती है। चिराग पासवान ने उन्हें डैमेज भी किया है, पूरा बिहार जानता है, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन अब जब स्वर्गीय हो गए रामविलास पासवान, पुरानी मित्रता रही है, एक बैच के सभी पटना यूनिवर्सिटी के जूनियर सीनियर रहे हैं लोग, उस स्थिति में आखिरकार नीतीश कुमार मिलने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं चिराग को? जैसे चिराग कह रहे हैं, अब हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता, पर चिराग का ये दावा है, कल ही उनका बयान आया कि नीतीश चाचा हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, समय नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी दुश्मनी है? देखिए, जब कर रहे हैं नहीं मिलना चाहते हैं या समय नहीं दे रहे हैं तो यही है कि नीतीश जो हैं अभी 2020 का अपना गुस्सा नहीं भूले हैं। और रही बात रामविलास के साथ, तो मैं आपको बता दूं, रामविलास पासवान के साथ नीतीश कुमार के भी संबंध राजनीतिक रूप से देखें तो अच्छे नहीं रहे हैं। 2005 में ही देख लीजिए आप, जब फरवरी में चुनाव हुआ था, जब 29 सीट लोजपा जीती हुई थी, नीतीश कुमार कितना बार विनती किए रामविलास पासवान से कि आप आ जाइए साथ में, आप ही सीएम बन जाइए, लेकिन रामविलास पासवान ने अंत तक उनको समर्थन नहीं दिया। और यही कारण था कि नीतीश कुमार को उनके विधायकों को तोड़ना पड़ा और फिर उनके विधायकों को टिकट भी देना पड़ा और जीते भी वो। तो संबंध की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो 1994 के बाद से रामविलास और ये कभी भी साथ में नहीं रहे। हालांकि केंद्र के एनडीए सरकार में कुछ दिन के लिए रामविलास के साथ ये मंत्री में थे, साथ में कैबिनेट में शामिल थे, लेकिन डायरेक्ट रामविलास के साथ नीतीश कुमार जो है इधर कभी भी नहीं रहे। तो पुराने दिनों का साथी थे वो, जनता दल के हिस्सा थे तब वो साथ में थे, लेकिन देखा जाए तो जो मेजर राजनीति है उस समय वो लोग साथ नहीं किए। लगभग देखा एक समय तो विरोधी ही रहे। और सबसे ज़्यादा विरोध तो तब बन गया कि पिछले साल निधन हुआ, उसके बाद उसको लेकर भी कमेंट किया गया कि मेरे पिताजी को सम्मान नहीं दिए नीतीश कुमार, जब उनका पार्थिव शरीर आया था विधानसभा या फिर वो घाट पर गया हुआ था अंतिम संस्कार के लिए। और आपको बताएं कि 2020 का जो इलेक्शन था, नीतीश कुमार को और कहा जाए तीसरे नंबर की पार्टी बनना, तो चिराग पासवान की बहुत बड़ी भूमिका थी। 42 जगहों पर चिराग पासवान ने जदयू को हराने का काम किया था। अगर चिराग पासवान नहीं खड़ा करते अपने उम्मीदवार और नीतीश के खिलाफ मोर्चा नहीं खोले रहते तो आज बिहार में नीतीश कुमार बड़ा भाई की भूमिका में होते। हो सकता था कि 43 सीट अभी है और 42-43 सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया, 80-82 सीट लेकर जदयू जो है सबसे बड़ी पार्टी रहती और नीतीश कुमार को ये आज नहीं सुनना पड़ता कि आप बीजेपी के रहमो करम से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये जब ये देखिए बता रहे हैं, चिराग ने उनको ऐसा घाव दिया है नीतीश कुमार को कि जब तक वो सीएम रहेंगे इस टर्म 2020 के इलेक्शन के जीत के दम पर, तब उनको रोज रात को सपना में एक बार जरूर आता होगा कि चिराग के कारण हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं और बीजेपी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री हैं। तो ये दुख तो है। नीतीश कुमार जो है वो बहुत ही इस बातों को ध्यान रखते हैं, जल्दी भूलते नहीं हैं, हर एक चीज़ का बदला लेते हैं, वो इसके लिए मशहूर हैं वो। तो हो सकता है कि वो जानबूझ के उनसे नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनके बरसी में नीतीश कुमार पहुंचेंगे ज़रूर, क्योंकि वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। नीतीश कुमार में खूबी है कि वो जल्दी सार्वजनिक जीवन में किसी को नाराज़ नहीं करते हैं। आपको याद होगा डुमरांव में जब गए हुए तो उन पर हमला किया गया बहुत ज़्यादा भीड़ के द्वारा, उसमें पुलिस ने कार्रवाई शुरू किया, लेकिन नीतीश कुमार भले ही अंदर से गुस्सा हो, लेकिन राजनीतिक जीवन में रहते हुए उन्होंने सारे पर केस नहीं करने का ये किया, कोई केस नहीं चला, सबको माफ़ी दे दिया गया। तो नीतीश कुमार ऐसे कदम उठाते हैं। और ये देखिए आप, तेज प्रताप की शादी थी, उस समय राजद और जदयू में बहुत ज़्यादा खींचतान चल रहा था
लेकिन तभी नीतीश कुमार गए उसमें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 12 तारीख को नीतीश कुमार रामविलास जी के बरखी में जरूर जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को मिस नहीं करते हैं। बरखी हुआ, शादी हुआ, स्पेशल समय में वो जाते हैं, भले ही रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना रहे। साथ ही साथ एक और बात कहा जा सकता है, राजनीतिक जीवन अगर हम देखें नीतीश कुमार का, तो कोई भी कदम अगर नीतीश कुमार उठाते हैं तो दूर का सोचकर, दूरदर्शिता उनकी बहुत अच्छी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ऐसे ही कोई इतने सालों से बिहार का मुख्यमंत्री बनकर नहीं रह सकता है, और अचानक कोई भी काम करने का, बड़ा कदम उठाने का, बोल्ड स्टेप लेने के लिए भी नीतीश कुमार जाने जाते हैं। तो ये हो सकता है कि अकस्मात 1 बजे कार्यक्रम शुरू होगा तो शाम तक नीतीश कुमार शायद वहां पर पहुंच भी जाएं। फिलहाल ये बात 2 दिन बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, अभी इस पर कोई भी बात तथ्यात्मक रूप से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना तो चिराग पासवान की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है और ना ही तो बिहार के सीएम ने ही इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। आपको कैसा लगा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीतीश कुमार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उन्हें पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए, सभी आप बात हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए theindiatop.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।